गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो भी हम लेटेस्ट गेम्स खेलते हैं उसे रन करने के लिए हमारे जीपीयू को पर सेकंड कितनी कैलकुलेशंस करनी पड़ती होगी? क्या उसका नंबर 100 मिलियन है? पर 100 मिलियन कैलकुलेशंस तो 1996 की मारियो गेम में होती थी, तो फिर 100 बिलियन होगा पक्का। पर 100 बिलियन कैलकुलेशन तो 2011 के माइनक्राफ्ट में होती थी। तो गाइस, एक्चुअल में जो भी हम AAA टाइटल्स खेलते हैं, लाइक अगर मैं एग्जांपल के लिए साइबरपंक 2077 की बात करूं, तो उसके अंदर 36 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड होती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि 36 ट्रिलियन होता कितना है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसे आप ऐसे मान लो कि जैसे कि हमें पता है कि हमारे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन 8 बिलियन अप्रॉक्स है, और अगर मैं उसे 37 ट्रिलियन के साथ डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास नंबर आएगा 4500। इसका मतलब ये है कि हमें अर्थ जैसी 4500 अर्थ चाहिए होंगी, जिसके अंदर सभी लोग मिलकर जब एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वो भी पर सेकंड, तब जाकर हम उस गेम को प्ले कर सकते हैं। काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग चीज है ना, कि कैसे एक छोटी सी मशीन इतनी सारी कैलकुलेशंस कर सकती है। तो गाइस, हम आज इसी बारे में बात करेंगे कि जो उनसे ग्राफिक कार्ड्स हैं, ये कैसे इतनी सारी कैलकुलेशन को इजीली कर पाते हैं, और क्यों हम इन्हें एआई, क्रिप्टो माइनिंग और गेमिंग के लिए यूज करते हैं। पर उससे पहले ना सीपीयू और जीपीयू के बीच में ना डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि मैं ना अपनी बात कर लेता हूँ कि जैसे मेरे कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन है कि मेरे पास जो सा सीपीयू है वो है इंटेल का i7 12 जनरेशन, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 12 कोर्स हैं। और ऑन द अदर हैंड मेरा ग्राफिक कार्ड है RTX 4070, जिसके अंदर कोर्स है 5888। अगर मैं सिंपल मैथ की बात करूं, तो इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है ना कि जो सा ग्राफिक कार्ड है वो मेरे सीपीयू से बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर गाइस, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे ना एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते। जो सा एक सीपीयू होता है ना, इसे आप ऐसे मान लो कि एक रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट के अंदर ना एक मेन शेफ है जिसे सब कुछ करना आता है। मतलब कि उसने ही उस रेस्टोरेंट को स्टार्ट किया था। उसे क्लीनिंग भी आती है, उसे वेजिटेबल्स को कट करना भी आता है, उसे तड़का लगाना भी आता है, और लोगों को सर्व करना भी आता है। मतलब कि ही इज द ऑलराउंडर। और ग्राफिक कार्ड को आप ऐसे मान लो कि वो हेल्पर्स है। मान लो कि एक पर्सन को ना बस झाड़ू लगाना आता है, दूसरे को तड़का लगाना आता है, तीसरे पर्सन को बस सब्जियां काटनी आती है, और चौथे पर्सन को ऑर्डर्स लेने और ऑर्डर पहुंचाने आते। अब देखो, अगर आपके जो से रेस्टोरेंट में बहुत कम लोग आते हैं, तो फिर एक ऑलराउंडर ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, बिकॉज उसे सारा काम आता है और वो जल्दी जल्दी सारा काम कर सकता है। इट मींस अगर आपके पास डाटा कम है तो आप सीपीयू का यूज करोगे, पर अगर आपके पास डाटा बहुत सारा है, मतलब कि आपके रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग आते हैं, तो आपको मल्टीपल लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर एक ही पर्सन सब चीजें करता रहेगा तो वो सभी लोगों को तो सर्व कर ही नहीं पाएगा। तो यही काम होता है जीपीयू का। जीपीयू के अंदर क्या होता है कि जो से स्पेशल कोर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। लाइक जैसे कि हमें पता है जो सा सीपीयू है, उसकी हेल्प से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चला सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, उसे रन करना हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे काम सीपीयू इजीली कर सकता है। और जो सा ग्राफिक कार्ड है वो सीपीयू की तरह एक्सपर्ट तो नहीं होता, पर वो कुछ ऐसे काम होते हैं जो वो सीपीयू से ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कर सकते, क्योंकि वो पैरेलली सारी चीजों को परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले बात की थी रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट के अंदर अगर सभी लोगों को अपना अपना काम पता है, तो सोचो काम कितना जल्दी जल्दी होगा। एक पर्सन जल्दी से सब्जियों को काटता रहेगा, दूसरा पर्सन उसे तड़का लगाता रहेगा, तीसरा पर्सन ऑर्डर्स लेके उसे डिलीवर करता रहेगा, और लोग जितने मर्जी आते रहे, पर इन सभी को अपना अपना काम पता है और वो इजीली ये सभी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सा ग्राफिक कार्ड है वो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए हम उसे यूज कर, और जो सा सीपीयू है उसे एक एक करके सभी टास्क को परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पावरफुल तो है पर एफिशिएंट नहीं है अगर आपके पास ज्यादा डाटा है। और गाइस, अगर मैं ना गेमिंग की बात करूं, तो गेमिंग के अंदर आपने देखा होगा जब भी आप कोई गेम खेल रहे होते हो उसके अंदर साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी हो रही होती हैं। ठीक है, ग्रेविटी भी काम कर रही होती है, हमें ग्रेविटी को भी कैलकुलेट करना पड़ता है, शेडोज भी आती है वहां पर, कोई और पर्सन है, ठीक है, वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो सारी कैलकुलेशंस भी होती है, जो ग्राफिक्स है वो भी कैलकुलेट होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सभी चीजों को एक साथ करने के लिए हम क्या करते हैं, जीपीयूज का यूज करते हैं। दैट्स व्हाई गेमिंग के अंदर ग्राफिक कार्ड्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और यही सेम चीज होती है क्रिप्टो माइनिंग के अंदर। उसके अंदर भी हमें मल्टीपल कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, बहुत सारे जो से पजल्स होते हैं उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। तो इसी वजह से हम एआई, गेमिंग और क्रिप्टो माइनिंग के अंदर ग्राफिक कार्ड्स का यूज करते हैं। अब गाइस, अगर बात ग्राफिक कार्ड्स की हो ही रही है तो आपने कूडा कोर्स का नाम तो सुना ही होगा, पर उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो सा कोडा कोर्स है, इसका जो सा वर्ड कोडा है
ये सिर्फ एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स के लिए ही यूज किया जाता है। और AMD के जो से ग्राफिक कार्ड्स आते हैं उनकी पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए स्ट्रीम प्रोसेसर्स का यूज किया जाता है। इसका मतलब अगर आपके पास एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है तो आप CUDA कोर्स यूज कर रहे हो, और अगर आपके पास AMD का ग्राफिक कार्ड है तो आप स्ट्रीम प्रोसेसर्स का यूज कर रहे हो। पर अगर आप ना डीप लर्निंग स्टूडेंट हो तो आपने हमेशा CUDA कोर्स का नाम ही सुना होगा। एक्चुअली में पता क्या है कि जो सा CUDA कोर्स है वो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस फॉर AI, डीप लर्निंग और गेमिंग। तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस काफी अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोर्स जिस चीज में स्पेशलाइज्ड होंगे वो उस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। दूसरा रीजन ये है कि जो सा एनवीडिया का इकोसिस्टम है ये काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज आ जाती हैं जो कि AI और डीप लर्निंग को हेल्प करती है ताकि हम जल्द से जल्द अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकें। और इनमें से कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे कि CuDNN, TensorRT और NCCL, और आप इसकी हेल्प से फेमस लाइब्रेरीज जैसे कि टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च को भी यूज कर सकते हो। और इसके अंदर ना टेंसर कोर्स होते हैं जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को काफी ज्यादा स्पीड अप कर देते हैं। और जैसे कि अगर आपने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ट्रेनिंग के टाइम ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ज्यादातर जितने भी रिसर्चर्स है वो एनवीडिया को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो जो सा एनवीडिया है वो काफी ज्यादा मैच्योर है, उसकी कम्युनिटी काफी ज्यादा बड़ी है, और अगर आपको किसी तरह का कोई भी एरर आता है तो आपको कोई ना कोई ट्यूटोरियल इंटरनेट पे जरूर मिल जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज एनवीडिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि AMD के जो से ग्राफिक कार्ड होते हैं उसकी हेल्प से आप ना AI टास्क वगैरह या फिर ट्रेनिंग वगैरह कर नहीं सकते। एक्चुअली जो सा AMD है उन्होंने CUDA कोर्स का ना एक ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव निकाला है जिसे हम कहते हैं ROCm, रेडियन ओपन कंप्यूट। पर क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा मैच्योरिटी नहीं है, मतलब कि ये काफी ज्यादा नया है और इसका इकोसिस्टम भी अभी इतना बिल्ड नहीं हुआ है, जिस वजह से हम AMD को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। इसीलिए आपने हर जगह नाम सुना होगा CUDA कोर्स। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल गई हो। अब गाइस अगर हम ना GPU की बात कर रहे हैं तो TPU की भी बात कर लेते हैं। गाइस TPU की फुल फॉर्म होती है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि बेसिकली डिजाइन किए गए हैं बाय गूगल, और इसे आप बस डीप लर्निंग की ट्रेनिंग के लिए ही यूज कर सकते हो। और ऑन द अदर हैंड GPU को आप माइनिंग के लिए, AI टास्क के लिए और गेमिंग के लिए यूज कर सकते हो। और जो से ये GPU होते हैं ये सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू TPU, और GPU की अवेलेबिलिटी भी हर जगह होती है, मतलब कि आप मार्केट में जाके ग्राफिक कार्ड को इजीली बाय कर सकते हो। पर TPU के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि TPU के जो से हार्डवेयर हैं ये बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और ज्यादातर आपको ये गूगल क्लाउड में ही देखने को मिलेंगे। बट जो से TPU की स्पीड होती है वो मोस्टली GPU से काफी ज्यादा फास्ट होती है। मतलब कि अगर आप डीप लर्निंग ट्रेनिंग कर रहे हो तो TPU से आप काफी ज्यादा जल्दी उस ट्रेनिंग को परफॉर्म कर सकते हो। गाइस मार्केट में बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स हैं और सभी के प्राइसेस भी डिफरेंट हैं। अब गाइस अगर मैं कहूँ कि एक लाइनअप के अंदर जितने भी ग्राफिक कार्ड्स होते हैं उन सब का जो सा चिप डिजाइन है वो एग्जैक्टली सेम होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर ये एक फैक्ट है। एक्चुअली में पता क्या होता है, मान लो कि हमारे पास एक 4070 ग्राफिक कार्ड है, एक 4080 है और एक 4090 है। एक्चुअली में पता क्या होता है कि जब भी ग्राफिक कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है या फिर जो भी कोई भी प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, मैं CPU की बात कर रहा हूँ, ठीक है, CPU या फिर GPU के अंदर जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तब ना उसमें छोटे छोटे ना डिफेक्ट्स आ जाते हैं। डिफेक्ट्स किसी डस्ट की वजह से भी हो सकता है या फिर कोई एरर की वजह से भी हो सकता है। तो अब एरर आने के बाद अब ऐसा तो है नहीं कि जो से वो वाले प्रोसेसर्स हैं या फिर ग्राफिक कार्ड्स हैं उसे वो जाकर फेंक देंगे। तो वो पता क्या करते हैं कि जो से वो वाले डिफेक्ट्स हैं वो आते हैं बेसिकली इन कोर्स, उनके कुछ कोर्स वर्क करना बंद कर देते हैं। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो डैमेज कोर्स को आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट करने से क्या होता है कि बाकी जितने भी कोर्स होते हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और ऐसे ही वो क्या करते हैं, उन्हें ना अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते। मान लो कि जिसके अंदर 40% जो से कोर्स चल रहे हैं उसे 4070 में डाल दिया, जिसके अंदर 60 to 70 इतने चल रहे हैं कोर्स उसे हमने 4080 में डाल दिया, और जो बिल्कुल सही है उसे हमने 4090 में डाल दिया या फिर 4090 Ti के अंदर डाल दिया। ऐसे हमने अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अपने सेम चिपसेट डिजाइन को डाला हुआ है। क्योंकि जितने भी लाइनअप आती होते हैं ना, जैसे 4000 सीरीज है, आगे जाके 5000 सीरीज आएगी, उनके जो से चिपसेट डिजाइन होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं, बस कुछ डिफेक्ट्स की वजह से वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। तभी आपने सुना होगा कि किसी ग्राफिक कार्ड की जो से CUDA कोर्स है वो 5888 है और कि उसके 16000 है, ठीक है। ऐसे अलग अलग इसी वजह से हो, क्योंकि उन्होंने ऐसे उन्हें अलग अलग कैटेगरीज के
अंदर डिवाइड किया होता। अब गाइज हमने सारी चीजें समझ ली ग्राफिक कार्ड्स के बारे में, पर गाइज अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप एआई के अंदर काम कर रहे हो तो चाहे आपके ग्राफिक कार्ड के अंदर जितने मर्जी कूड़ा कोर्स हो, पर आप फिर भी उसे यूज नहीं कर पाओगे। एक्चुअली में पता क्या होता है, कूड़ा कोर्स आपके ग्राफिक कार्ड के अंदर प्रेजेंट है। मान लो ठीक है, आपने ऐसा ग्राफिक कार्ड लिया जिसके अंदर कूड़ा कोर्स है, पर आपको ना कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप अपने ग्राफिक कार्ड की ट्रू पावर को यूज कर पाते हो। जैसे कि अगर आप डीप लर्निंग की बात करो तो डीप लर्निंग के अंदर हमें कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कि कूडा हो गया, CUDNN हो गया, ठीक है, ऐसे लाइब्रेरीज को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। और गेमिंग के अंदर आपको डायरेक्ट का नाम आपने सुना होगा, तो यही सभी चीजों को हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि हम अपने GPU को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें। तो डायरेक्ट तो सबको इंस्टॉल करना आता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम कूडा कोर्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते। क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि हमारी एक सीरीज चल रही है जो की है ऑन दी GAN, और GAN आर्किटेक्चर के लिए हम यूज करेंगे PyTorch लाइब्रेरी का। और उस PyTorch लाइब्रेरी को क्या चाहिए, ग्राफिक कार्ड या फिर मैं कहूँ कूडा कोर्स। तो जल्दी से देखते हैं कि हम कैसे एक कूडा कोर्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते। तो गाइस सबसे पहले आपने गूगल पर सर्च कर लेना है कूडा टूलकिट, और उसके बाद उस वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद लेटेस्ट वर्जन को सिलेक्ट करके exe फाइल पर क्लिक कर देना है, और डाउनलोड पर क्लिक करके उसकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही इसकी डाउनलोड कंप्लीट होती है, आपने सिंपली क्या करना है, उसे नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इंटरनेट पे सर्च करना है CUDNN, और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसे भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। आपने गूगल पर सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड कम्युनिटी, और उसकी वेबसाइट पे जाके उसे भी डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही डाउनलोड और इंस्टॉल कंप्लीट होगी, आपके सामने ऐसी एक स्क्रीन आ जाएगी, और यहाँ पर आपने डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++ और मोबाइल डेवलपमेंट विद C++ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने बस डायरेक्टली इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। इसे डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। और अब लास्ट स्टेप में हमने इंस्टॉल करना है PyTorch को, पर उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप ना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना। आप चाहो तो कोंडा एनवायरनमेंट भी यूज कर सकते हो, और चाहो तो वर्चुअल ENV को भी यूज कर सकते हो। मैं वर्चुअल ENV यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर में थोड़ा सा एरर आ रहा था, तो मैं वर्चुअल ENV को यूज कर रहा हूँ। और चाहो तो कोंडा एनवायरनमेंट भी यूज कर सकते हो। तो आपने सिंपली क्या करना है, PyTorch की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करके पैकेज को पिप कर लेना। अगर कोंडा से इंस्टॉल कर रहे हो तो कोंडा कर लेना, और पाइथन लैंग्वेज सिलेक्ट करके जो भी आपने कूडा कोर्स को इंस्टॉल किया होगा वही वर्जन को आपने सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं कूडा 12.4 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उसे अपने एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करके उसमें पेस्ट करके रन कर देना है, जिससे कि PyTorch आपके एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस इस तरह आप कूडा कोर्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।